बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आज की क्लास में खुश आमदीद। अपनी क्लास का आगाज़ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से करेंगे। चैप्टर नंबर 3 का आज हमारा पहला लेक्चर है, क्लास 4। आज का जो हमारा इस्लामिक इंटीग्रेशन है वो है कबूलियत का यकीन रखो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम अल्लाह ताला से ऐसी हालत में दुआ किया करो कि तुम कबूलियत का यकीन रखो, और ये जान रखो कि अल्लाह ताला गफलत से भरे दिल से दुआ कबूल नहीं करता। तो बच्चों, आज के दिन हमने ये बात सीखी कि हम जब भी अल्लाह ताला से दुआ करें तो हमारे दिल में ये यकीन हो, इस बात का पक्का यकीन हो हमें कि अल्लाह ताला हमारी दुआ को ज़रूर कबूल फरमाएंगे। अच्छा, हमारे पास जो प्रीवियस नॉलेज है, जो हमने अभी लास्ट चैप्टर पढ़ा है, वो था हैबिटेट। हैबिटेट को आज हम पूरा एक समराइज़ कर लेते हैं। हैबिटेट के अंदर हमने ये देखा कि इंसान, ऑर्गेनिज्म, जानवर या प्लांट्स मतलब पौधे कहीं पे भी रहते हैं, फ्रूट तलाश करते हैं, खाना पीना तलाश करते हैं अपना, और उनके रहने की जगह जहाँ पे वो अपने शिकारियों से, दुश्मनों से बच सकें, और जहाँ पे वो बड़े होते हैं, नशोनुमा पाते हैं, और जहाँ पे अपने जैसे लोगों को, मतलब अपने जैसी चीज़ों को, मतलब उनके जो मेट्स होते हैं उनको तलाश करते हैं, वो जगह हैबिटेट कहलाती है। फिर उसके अंदर हमने रेन फॉरेस्ट की बात की थी कि रेन फॉरेस्ट क्या होता है। फिर उसके अंदर हमने देखा था कि चेंजिंग हैबिटेट्स किस वजह से होती हैं, क्या वजूहत होती हैं जो वो अपनी हैबिटेट्स को चेंज करते हैं। फिर उसके बाद हमने बात की थी कि भाई और क्या चीज़ें होती हैं चेंजिंग हैबिटेट के बाद। फिर हमने एडप्टेशन के बारे में बात की थी कि एडप्टेशन मदद करती है उनको अपने हैबिटेट में जीने के लिए। फिर हमने ये देखा था कि चेंजिंग हैबिटेट्स जो है कुछ नेचुरल्स होती हैं और कुछ ह्यूमंस की वजह से होती हैं। जो ह्यूमंस की वजह से होती हैं उसमें हमने मुख्तलिफ़ चीज़ें देखी, जिसके अंदर हमने तफसीली जो पढ़ा था, हमने डिफॉरेस्टेशन के बारे में पढ़ा था। कि हमने कहा था कि हमारे पास जो पहले ही जो दरख्त हैं दुनिया के अंदर, वो पहले ही बहुत कम तादाद में, लेकिन फिर भी इंसान उसको काटते जा रहे हैं। कुछ जो है वैसे ख़त्म होते जा रहे हैं और कुछ में जो है कुदरती तौर पे आग लग जाती है। तो फिर हमने ये देखा था कि अगर दरख्त ख़त्म होते हैं तो हमारी ज़मीन पे लैंड स्लाइडिंग वगैरह का इशू आता है। फिर उसके बाद हमने पॉल्यूशन वगैरह को देखा था कि पॉल्यूशन किस वजह से हो रही है और क्यों फैलती है पॉल्यूशन, और उसकी वजूहत क्या हैं और उसके नुकसानात क्या हैं। तो हमने चैप्टर हैबिटेट में ये चीज़ें पढ़ी थी। अब हमारे जो नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट हो रहा है वो है भाई चैप्टर नंबर 3। तमाम बच्चे ज़रा बुक में चैप्टर नंबर 3 निकाल लें। फ्रिक्शन एंड हाउ ऑब्जेक्ट्स मूव, फ्रिक्शन के बारे में और किस तरह से ऑब्जेक्ट्स मूव करते हैं, इसके बारे में आपका जो है चैप्टर नंबर 3 है, जो इंशाल्लाह आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले हम इसमें पढ़ेंगे कि भाई फोर्स क्या है, व्हाट इज़ फोर्स। आपको अपनी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा जो चीज़ नज़र आती होगी भाइयों, वो है फोर्स। फोर्स असल में क्या चीज़ है? फोर्स जो आपके पास चीज़ है वो ये है कि मिसाल के तौर पे किसी भी चीज़ की मूवमेंट वगैरह करना, वो चीज़ उसकी वो क्या कहलाता है। अगर आप किसी चीज़ को मूव करवा रहे हैं, जिस चीज़ की मदद से करवा रहे हैं, वो चीज़ क्या है? फोर्स। फोर्स क्या क्या कर सकती है, फोर्स की डेफिनेशन क्या होती है, सारी चीज़ें हम आगे चल के अभी पढ़ते हैं। एनर्जी सच अ पुश और अ पुल दैट चेंजेस द मोशन ऑफ शेप्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट। क्या करती है फोर्स? क्या करती है? पुश और पुल होती है सबसे पहली चीज़। फिर उसके बाद क्या करती है? ये किसी भी बॉडी के मोशन को चेंज कर देती है, फिर उसकी शेप को भी चेंज कर देती है ऑब्जेक्ट की। किस तरीके से, वो भी देख लेते हैं। द इफ़ेक्ट्स ऑफ फोर्स, हमारी ज़िंदगी में जो सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट्स पाए जाते हैं वो फोर्स के हैं, और वो मुख्तलिफ़ तरीक़ों से, मुख्तलिफ़ अंदाज से हमारी ज़िंदगी में पाए जा रहे होते हैं। हमें जो सबसे ज़्यादा काम करने में जो ज़रूरत पड़ती है, या हम कोई भी काम अपना कर रहे होते हैं, तो उसमें जो सबसे मेन किरदार होता है वो फोर्स का होता है। अगर हमें किसी चलती हुई चीज़ को रुकवाना है तो वो फोर्स मदद करेगी। अगर हमें किसी चीज़ को डिफ़ॉर्म करना है तो भी फोर्स मदद करेगी। किसी चीज़ को रिफॉर्म करना है या रीशेप करना है तो उसमें भी हमें फोर्स की मदद दरकार होगी। अच्छा, तमाम बच्चे सोच रहे होंगे कि भाई चैप्टर का नाम तो सर ने फ्रिक्शन एंड हाउ ऑब्जेक्ट्स मूव बोला और पढ़ा फोर्स के बारे में रहे हैं, क्योंकि बेटा हमारी जो बात स्टार्ट होगी वो फोर्स से ही होगी, क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स भी एक फोर्स है। तो इसलिए हमें पहले फ़ोर्स के बारे में पढ़ना पड़ेगा कि फ़ोर्स क्या होती है, कैसे प्रोड्यूस होती है, किस किस तरह की होती है। जब हम इसको समझेंगे फिर ही हम आगे चलेंगे। ठीक है, इस वजह से हमें ये चीज़ें पढ़नी हैं। आज के लेक्चर में अभी हमने फ़ोर्स को देखा, डेफिनेशन को देखा, अब हम उसके इफ़ेक्ट्स को डिस्कस करेंगे, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में आगे पढ़ेंगे। अब हमारे पास है फोर्स कैन इफेक्ट थिंग्स इन 3 वेज, कैन यू नेम देम। अच्छा, अब हमारे पास जो फोर्स है वो हमारी ज़िंदगियों में जो हमें
3 तरीक़ों से बहुत ज़्यादा नज़र आती है। यह ऐसा कह लें कि हम उसको 3 तरीक़े ऐसे हैं जिससे हम फ़ोर्स को ईज़िली पहचान सकते हैं कि हाँ भाई ये फ़ोर्स हमारी ज़िंदगी में अमल दखल कर रही है। फोर्स कैन इफेक्ट थिंग्स इन 3 वेज, कैन यू नेम देम। पहला क्या है, अ फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। फोर्स क्या करती है, शेप को चेंज कर देती है किसी भी ऑब्जेक्ट के। जैसे मिसाल के तौर पे ये बलून को हवा भर रहे हैं, इसी तरह हम बहुत सारी चीज़ों को चेंज कर रहे होते हैं। जैसे इलास्टिक बॉडी है, या अगर बहुत सारी चीज़ों में, जैसे मिसाल के तौर पे वालदा रोटी बनाती हैं तो एक गोल सा पेड़ा होता है, उस पर जब फोर्स लगाई जाती है तो वो बड़ी सी रोटी में कन्वर्ट हो जाती है, तो शेप चेंज हुई। अ फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट मेकिंग इट फास्टर और स्लोअर। जैसे मिसाल के तौर पे हम जो है किसी पे ब्रेक अप्लाई करते हैं तो फ्रिक्शन फोर्स की वजह से वो बॉडी हल्की हो जाती है, और अगर हमें तेज़ चलानी हो तो हम बाइक के वो साइकिल के जब पैडल अप्लाई करते हैं तो वो साइकिल बहुत तेज़ चलना शुरू हो जाती है। इसी तरह फोर्स कैन चेंज डायरेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। आप जब रैकेट खेल रहे हैं या बैट बॉल खेल रहे हैं, जैसे मिसाल के तौर पे फोर्स लगा के बॉलर ने आगे की तरफ बॉल को बहुत तेज़ फेंका, जो बैट्समैन था उसने अपनी फोर्स लगा के बॉल को पीछे की तरफ या दूर की तरफ फेंक दिया, तो ये क्या हो गया, फोर्स का तीसरा इफेक्ट हो गया कि उसने क्या करा, डायरेक्शन को चेंज कर दिया। उम्मीद है आज की बातें समझ में आई होंगी, ज़्यादा मुश्किल नहीं लग रही होंगी। अच्छा भाई, फ़ोर्स हमारी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा किरदार अदा करती है। फ़ोर्स के बिना हम अपनी ज़िंदगी में कोई भी काम नहीं कर सकते, छोटा काम हो चाहे बड़ा काम हो। अच्छा, फिर हम क्या कर रहे होते हैं, हम मुख्तलिफ़ मशीनरीज़ के ज़रिए फ़ोर्स की इनलार्जमेंट कर रहे होते हैं। इस बात को ऐसे समझ लो कि अपने हाथ से तुम कील को नहीं ठोक सकते, लेकिन हथौड़ी से कील को ठोक सकते हो। अच्छा, इसकी एक मिसाल ये है बेटा, जब हम हथौड़ी का जितना बड़ा डंडा कर देते हैं, जो उसके पीछे जो उसकी दस्ता होता है वो अगर ज़्यादा बड़ा हो तो उसमें फ़ोर्स कम लगती है। और ये आप लोगों ने अक्सर कभी पता नहीं देखा ही नहीं देखा, जब भी ट्रक वाला अपना टायर खोल रहा होता है या बस वाला टायर खोल रहा होता है, तो वो जो उसके पास टामी होती है टायर खोलने के लिए, तो उसमें एक बहुत बड़ी स्टिक इस्तेमाल करता है। वो जो उसका एक्सेल होता है या उसका जो दस्ता होता है, जो रॉड होती है, वो बहुत ज़्यादा लंबी कर लेता है। उससे क्या होता है, फोर्स इनलार्जमेंट हो जाती है। ठीक है, उम्मीद है आज की क्लास समझ में आई होगी। बेटा क्लास को पहले से रिवाइज़ कर लिया करें। आज इंशाल्लाह अब क्लास के एंड में हम पिछले चैप्टर के हवाले से सवाल जवाब करेंगे, और आप लोग को एक अदद वर्कबुक का काम दिया गया था। जिन बच्चों के पास वर्कबुक है वो वर्कबुक जल्द से जल्द कंप्लीट कर लें, सवाल जवाब भी कंप्लीट कर लें। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।